शासन के अंग किसी भी सरकार राज्य व्यवस्था के सामने मूलतः 3 चुनौतियाँ होती हैं। कानून बनाने की चुनौती, कानून के अनुसार शासन कार्य चलाने संचालन करने की चुनौती तथा व्यक्तियों के आपसी विवादों या व्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिए कानून प्रणाली के अनुसार न्याय व्यवस्था संचालित करने की चुनौती। प्रत्येक शासन व्यवस्था में इन 3 मूल चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं। जिन 3 व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है उन्हें शासन हम कहते हैं। शासन के 3 अंग निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं शासन के अंग। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका अर्थात कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका अर्थात कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था, न्यायपालिका अर्थात कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। कौन कौन से हैं तीनों? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि विधायिका के बारे में। विधायिका का काम क्या है वो भी जानेंगे, और ये पहले प्राचीन में कैसे कौन कैसे कानून था और वर्तमान में कैसे, सब हम डिटेल से इस बुक के माध्यम से जानेंगे। विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना है। राजतंत्र प्रणाली में यह कार्य आमतौर राजा के हाथ में होता था तथा राजा की इच्छाओं को ही कानून का दर्जा प्राप्त था। धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली में धार्मिक ग्रंथों को ही कानून तथा सर्वोच्च पदाधिकारियों को कानून के अंतिम व्याख्याकार माना जाता था, क्योंकि वही बताते थे कि कानून क्या है। यदि यूनान के प्राचीन नगर राज्यों के उदाहरण छोड़ दे तो आधुनिक काल से पूर्व मोटे कानून इसे मतलब कहने का मतलब ये है कि यूनान के जो प्राचीन नगर राज्यों के जो उदाहरण हैं, मतलब वहाँ की जो भी कानून व्यवस्था थी, अगर उसे छोड़ दिए तो आधुनिक काल के से पूर्व मोटे तौर पर कानून का निर्माण इसी रीति से होता रहा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कि कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं का विधायिका आमतौर पर 2 सदनों से मिलकर बनती है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से एक जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और उसी की कानूनों का निर्माण में भूमिका होती है। भारत लोकसभा इसी भूमिका में है। संघात्मक ढांचे सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस दूसरे सदन में सभी राज्यों या प्रांतों के कुछ सदस्यों को लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट और भारत में राज्यसभा की ही भूमिका है। चूँकि अधिकांश कानून के निर्माण के लिए सदन की भी सहमति आवश्यक होती है। मतलब जो भी सदस्य चुन के जाते हैं उनकी भी सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसलिए इस सदन के उपस्थित यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र राज्य सरकारों की शक्तियों को न छीन ले। ध्यातव्य है कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। वहाँ की राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है, इसलिए वस्तुतः वहाँ दूसरी सदन की जरूरत नहीं है, किंतु तब भी वहाँ लॉर्ड सभा के रूप में दूसरा सदन रखा गया। हालांकि उसका मूल कार्य परंपराओं को सुरक्षित रखना, कुछ अति विशिष्ट गणमान्य लोगों को संसद में शामिल होने का मौका देना, न कि प्रांतों या स्थानीय इकाइयों के अधिकारों की सुरक्षा करना। मतलब कि वहाँ के जो भी प्रांत में स्थानीय लोग रहते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, वहाँ के जो राज्यसभा जो लॉर्ड सभा है उसका वो मतलब नहीं है। वहाँ की जो मतलब पहले से परंपराएं जो पहले से परंपरा चली आ रही है उसकी रक्षा करना उसका काम है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ तक यह भारतीय विधायिका का प्रश्न है, यह संघात्मक ढांचे पर आधारित है। केंद्र की और विभिन्न राज्यों की विधायिकाएँ संविधान में निर्दिष्ट अपने क्षेत्रों के लिए विधान बनाती हैं। केंद्रीय विधायिका या संसद पार्लियामेंट द्विसदनीय प्रचलित भाषा में इसके दो सदन में से लोकसभा को क्या कहते हैं, निचला सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन। हालांकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु ऐसा है, राज्यसभा का गठन कुछ हद तक अमेरिकी सीनेट की तरह राज्य को प्रतिनिधित्व करने के लिए और कुछ हद तक ब्रिटेन के लॉर्ड ऑफ हाउस, मतलब हमारा जो संविधान है वो कुछ अमेरिका की तरह और कुछ किसकी तरह है, ब्रिटेन में जो है उसकी तरह हाउस ऑफ लॉर्ड। चलिए आगे देखते हैं। बनाने के लिए राज्यों या प्रांतों के विधायक आमतौर पर सदनीय है। इस सदन को विधानसभा कहते हैं। संविधान की में व्यवस्था है कि यदि किसी राज्य विशेष की जरूरत महसूस की जाए तो दूसरे सदन के तौर पर विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। विधायिका के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कार्यपालिका। पहला क्या था, विधायिका, दूसरा क्या है कार्यपालिका, और तीसरा क्या आएगा। चलिए वो नेक्स्ट देख लेंगे। पहला विधायिका याद रखिए, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा आएगी न्यायपालिका। शासन के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं, जैसे कि हमने बताया। इसका आशय है उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से जो विधायिका कानून बनाती है और उसी के अनुसार ये कानून चलाता है और लागू भी करता है। कौन करता है, कार्यपालिका। मतलब कि जो भी कानून बनाता है वो इसे शासन के रूप में चलाता है और कानून को लागू करता है। वर्तमान समय में कार्यपालिका के कई रूप दिखाई पड़ते हैं, जो नीचे चित्र में बना के समझे जा सकते हैं। तो देखिए, कार्यपालिका दो तरह का होता है, मान लीजिए, एक राजनीतिक हो गया और एक अस्थायी। तो राजनीतिक के भी 4 रूप होते हैं, तो समझ लेते हैं। अक्षीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका। चलिए एक एक करके इसको हम आराम से देखेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है, जो जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है, मतलब जनता जो चुनती है। उदाहरण के लिए भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल अमेरिका के राष्ट्रपति के उदाहरण में सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, वो भी चुने जाते हैं, और हमारे वहाँ केंद्रीय जो मंत्रिमंडल वगैरह होते हैं वो भी चुने जाते हैं। अक्षीय कार्यपालिका, देखिए हमने ये किसके भाग पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका के। कार्यपालिका में किसके, राजनीतिक, क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका का भाग पढ़ना है। तो राजनीतिक कार्यपालिका देख लिया हमने। दूसरा क्या है, अक्षीय कार्यपालिका। यह प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है। यहाँ जनता एक निर्वाचक गण के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन करती है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के क्षेत्र में सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब संसदीय, हमारी संसदीय कार्य, मतलब जो भी संसदीय कार्य है संविधान में, जो भी संसद से जुड़े लिखे हैं, वो हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से। यह भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में क्या है, प्रचलित है। इसके अंतर्गत विधायिका के सदस्यों में ही राजनीतिक कार्यपालिका का चयन होता है। विधायिका में जिस दल के सदस्य बहुमत में होते हैं वही दल अपनी सरकार बनाता है। सरकार चलाने वाले सदस्य के ऐसे समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। जैसे मतलब कि जो भी उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं उनके मतलब कि जिसकी सदस्य बहुमत में होते हैं वही क्या करते हैं, अपनी सरकार चलाते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। अब देख लेते हैं दोहरी कार्यपालिका क्या होती है। दोहरी कार्यपालिका का जो भी हमारे संविधान में निर्मित है उससे हम कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से।
चलिए देख लेते हैं। यह एक विशेष प्रणाली जो फ्रांस जैसे देशों, कुछ ही देशों में क्या होता है, दिखाई पड़ता है। हमारे वहाँ भी थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है। इस अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित होती है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका की अक्ष प्रणाली के समान होता है, जबकि प्रधानमंत्री के चुनाव चयन ब्रिटिश या भारतीय संसद प्रणाली के समान। जैसे कि हमने कहा, भारत में भी ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं बहुल कार्यपालिका क्या होता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, यह एक विशिष्ट व्यवस्था है जो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में कहाँ पर चलित है, स्विट्जरलैंड। ये भी इंडिया में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगी। ये भी कुछ ही देशों में देखी जा सकती है, देशों में। इसके अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य बराबर शक्तियाँ रखते हैं, लेकिन मेरे वहाँ नहीं है। हमारे वहाँ केंद्रीय स्तर पे जो है उनके पास शक्तियाँ क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है। तथा उनमें सर्वोच्च अधिकारी का पद सिर्फ औपचारिक या नाममात्र का होता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, किंतु इन 7 की शक्तियाँ बराबर होती हैं और प्रमुख रूप से हर वर्ष इनकी नियुक्ति परस्पर हस्तांतरित होती रहती है। अस्थायी कार्यपालिका देख लेते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में वे उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं जो अधिकारी तंत्र के अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं? अधिकारी तंत्र की। तथा जिनका कार्यकाल किसी तरह निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता है। उदाहरण के लिए भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी इसी के उदाहरण हैं। अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देश के अनुरूप कार्य करना होता है। इसमें शामिल लोग को प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता क्या होती है, हासिल होती है। इसलिए जिन बिंदुओं पर राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता से वंचित होती है, वहाँ अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य उसकी सहायता करते हैं। यहाँ तक भारतीय कार्यपालिका का प्रश्न है, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत ब्रिटेन की देखिए संसदीय प्रणाली जैसे ढांचा स्वीकार किया गया है। हमारे वहाँ किसकी ढांचा स्वीकार किया गया, किसके वहाँ के सदस्य? ब्रिटेन की, जिसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मंत्रिमंडल का क्या करता है? गठन करता है। वो उसका हेड होता है। ठीक है। मंत्रिमंडल समूह उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, किंतु सामान्य स्थिति में मंत्रिमंडल के निर्देश अनुसार क्या करता है? काम करता है। कौन काम करता है? राष्ट्रपति, जैसा कि आप अपने भारत में देखते हैं। ठीक है। चलिए और आगे क्या देखना है? क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका के अलावा भारत में अस्थायी कार्यपालिका के रूप में एक सशक्त नौकरशाही अधिकारी तंत्र भी है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी शामिल होते हैं और भारतीय राजस्व जैसी केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भी राज्यों के स्तर पर अपनी लोक सेवाएं भी क्या करते हैं? कार्य करती हैं। ठीक है। अब देखते हैं न्यायपालिका। पहला क्या था? विधायिका। दूसरा क्या था? कार्यपालिका। कार्यपालिका के 2 अंग, राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। और राजनीतिक के कितने हम विभाग देखे? 4। ठीक है। हम जितना डिटेल से आपने बता दिया। ठीक है। रिवीजन करते हुए चलेंगे हम। देखिए, शासन का तीसरा अंग क्या होता है? न्यायपालिका कहलाता है। न्यायपालिका के कई तरह के कार्य हैं। इसका प्रमुख कार्य है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करे। किंतु आजकल न्यायपालिका की भूमिका क्या है? काफ़ी हद तक विधायिका के समान भी होने लगी है। इसका कारण क्या है? यही है कि कानून इतने जटिल स्पष्ट होते हैं कि न्यायपालिका को मौलिक व्याख्या करनी पड़ती है और व्याख्याएं स्वतः क्या कर लेती हैं? कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं, जिन्हें न्यायाधीश निर्मित कानून या निर्णय कानून कहते हैं। ये जो मतलब कि व्याख्या, जो मौलिक व्याख्या करते हैं न्यायपालिका, और वो स्वतः क्या करते हैं? कानून की दर्जा प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यायाधीश निर्मित कानून या निर्णय कानून।
वर्तमान समय में इन्हें कानूनों की एक पृथक शाखा के रूप में महत्व दिया ध्यातव्य है कि उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा दिए गए निचली अदालतों के होते हैं। इनके उनके लिए बाद के किसी भी समान मामले पूर्ण निर्णय के आधार बनाना जरूरी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यायपालिका की शक्तियाँ। पावर ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका की शक्तियाँ इस आधार पर तय होती है कि शासन का स्वरूप कैसा है, मतलब शासन से जो भी शासन है उसका रूप कैसा है। मतलब साधारणतयात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका क्या होती है, कमज़ोर होती है तथा शासन की शक्ति बहुत अधिक होती है। संसद की ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली में इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ब्रिटेन में क्या है, संसद सर्वश्रेष्ठ है, वही वहाँ का हेड है। बट हमारे वहाँ संघात्मक और एकात्मक दोनों, एकात्मक की थोड़ी बहुत और संघात्मक की भी कुछ चीज़ें दिख जाएंगी भारत में, मतलब भारत के संविधान में। संघात्मक प्रणाली में न्यायपालिका की शक्ति हमेशा अधिक होती है और केंद्र प्रांतों के बीच उत्पन्न वैधानिक विवादों समुचित समाधान करने के लिए यह शक्ति दी जाती है कि वे केंद्रीय विधायिका द्वारा निर्मित कानून के आधार पर अवैध घोषित कर दे। ठीक है, कि वे संघात्मक प्रणाली या संविधान के मूल भावना के विरुद्ध अमेरिका और भारत सर्वोच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है कि इसलिए वे अत्यंत क्या है, ताकतवर है। अत्यंत ताकतवर मतलब अत्यंत शक्तिशाली हैं। भारत और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय। जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहाँ संविधान सटीक निर्वाचन करने का दायित्व भी न्यायपालिका के पास होता है, जिससे उसकी शक्तियाँ और बढ़ जाती है। पुनः जिन देशों में संविधान नागरिकों की मूल अधिकारों की गारंटी देते हैं वहाँ न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक होती है और न्यायिक पुनरीक्षण आदि की उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इस संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा यथोचित विधि प्रक्रिया का विवाद बहुत रोचक। इनमें से पहला सिद्धांत संसद को न्यायपालिका से ताकतवर शक्तिशाली बनाता है, जैसे इंग्लैंड में, जबकि दूसरा सिद्धांत न्यायपालिका का सर्वोच्चता प्रदान करता है, जैसे कि भारत और अमेरिका में। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका अत्यंत शक्तिशाली। भारतीय राज्य व्यवस्था का ढांचा विधायिका और कार्यपालिका दो के स्तर पर भले ही संघात्मक हो, न्यायपालिका के स्तर पर यह एकात्मक होने के क्या है, नज़दीक है, क्योंकि केंद्रीय और राज्यों के स्तर पर भिन्न क्या है, न्यायपालिकाएँ नहीं हैं। ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों का संरक्षक के तौर पर तथा संविधान के निर्वाचन की अंतिम शक्ति रखने के कारण भारतीय न्यायपालिका की काफ़ी क्या है, शक्तिशाली है। न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार उसे पहले भी प्राप्त था। अब उसकी व्याख्या संविधान के आधारभूत लक्षणों की एक अंग के रूप में करके न्यायपालिका को यह क्या करती है, अपनी शक्ति और बढ़ा ली है। कौन, न्यायपालिका। चलिए देखते हैं कानून के विभिन्न प्रकार। न्यायपालिका के संबंध में यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि कानूनों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं तथा किस राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार के कानूनों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कानून या विधियों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, देख लेते हैं कानून के प्रकार। कानून के प्रकार, पहला क्या है, सकारात्मक, फिर क्या है, प्राकृतिक या नैसर्गिक, और फिर क्या है, लोक विधि, और फिर क्या है, ईश्वरीय। जैसे कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, पहला सकारात्मक विधि।
पॉजिटिव लॉ का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों को एक निश्चित समूह द्वारा बनाए जाने वाला कानून। उदाहरण के लिए वर्तमान अधिकांश लोकतंत्रों में संसद द्वारा कानून बनाया जाना सकारात्मक विधि का प्रमाण। ब्रिटेन जैसे देशों में सकारात्मक विधि को सर्वोच्च माना जाता है, इसलिए वहाँ न्यायपालिका की शक्तियाँ संसद की तुलना में अत्यंत क्या है? सीमित है, मतलब कम है। वहाँ संसद क्या है? अत्यंत शक्तिशाली है। अप्राकृतिक विधि। यह प्राकृतिक विधि का अर्थ है कि वे कानून जो स्वयं प्रकृति से निर्मित किए जाते हैं। इस प्रकार के कानून का प्रयोग आमतौर पर उन देशों में होता है जहाँ संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत लागू क्या होते हैं। इसके तहत संसद द्वारा या बनाया गया कानून, प्रकृति द्वारा बनाए गए कानून या नागरिकों के मूल अधिकारों के नैतिक औचित्य के खिलाफ होता है, जो न्यायालय उसे निरस्त कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संसद व्यक्ति के सांस लेने के अधिकार को सीमित करना चाहे तो यह प्राकृतिक विधि के खिलाफ माना जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक ने सभी प्राणियों को सांस लेने के लिए शक्ति और सुविधा प्रदान की। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में सैद्धांतिक आधार पर संसद द्वारा निर्मित विधायियों क्या है, मतलब कि देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय इसी सिद्धांत के आधार पर कानून द्वारा निर्मित विधियों या न्यायिक पुनरीक्षण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोक विधि, कॉमन लॉ का अर्थ उन कानूनों से है जो लंबे समय से समाज में चली आ रही परंपराओं को ही कानून का रूप देने से निर्मित हुए हैं। जैसे कि हमारे वहाँ पहले से जो भी परंपरा चली आ रही है उसको ही मान लेना। जिन क्षेत्रों में संविधान मौन है वहाँ आमतौर पर लोक विधि का सहारा लिया जाता है। परंपरावादी देशों में लोक विधि का महत्व ज़्यादा है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में आज भी लोक विधि का अत्यधिक महत्व दिया जाता है। वहाँ का कन्वर्जेटिव दल इन विधियों के पक्ष में रहता है। ठीक है, और ईश्वरीय विधि देख लेते हैं। ईश्वर विधि का संबंध धर्मतंत्र पर आधारित शासन प्रणालियों उन देशों से है जहाँ धार्मिक ग्रंथ का संविधान, मतलब जो धार्मिक ग्रंथ है उन्हें क्या है, संविधान की मान्यता दे दी गई है। ऐसे देशों में ईश्वर के कथनों को ही कानून माना जाता है और उन्हें धर्म ग्रंथों के आधार पर निर्वाचित भी किया जाता है। ठीक है, और ऐसी व्यवस्थाओं में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था धार्मिक संगठन या चर्च के प्रमुख लोग होते हैं। जैसे कि जब धर्म पे आधारित होगा, धर्म ही संविधान होगा, तो जो उसमें कार्यकर्ता होंगे, जो उसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, वही क्या होते हैं, चयनित होते हैं। ठीक है, और उन्हें अधिकार होता है कि धार्मिक ग्रंथ मौन हो और वहाँ धर्म की मूल अवधारणाओं के अनुसार उचित व्याख्या दे। भारत की विधि व्यवस्था प्रकृत विधियों में समन्वय से निर्मित हुई। यह मूलतः सकारात्मक विधि के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि संसद को कानून बनाने तथा संविधान को संशोधित करने की शक्ति हासिल है, किंतु न्यायपालिका को यह न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति देकर यह प्राकृतिक विधि को तत्व को भी शामिल करती है। जैसे भारत में जो कानून है, जो संविधान है, लिखित है। चलिए देखते हैं। जिन क्षेत्रों में संसद ने विशेष कानून न बनाया हो या न्यायपालिका ने विशिष्ट निर्णय न दिया हो, वहाँ भारतीय विधि व्यवस्था के लोक विधियों को भी महत्व देती है। ईश्वरीय विधियों को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तब भी धर्म विशेष आंतरिक धार्मिक मामलों में धार्मिक विधियों को ही उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है जहाँ तक नागरिकों के मूल अधिकारों या कानूनों का उल्लंघन न करते हुए। हमारे वहाँ है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। मुझसे पैराग्राफ छूट रहा था। क्या है प्राकृतिक न्याय की धारा, कंसेप्ट ऑफ नेचर जस्टिस। प्राचीन और मध्यकाल में राजा न्याय निरंकुश
किस्म का होता था, अर्थात उसे यह सिद्ध नहीं करना पड़ता था कि न्याय की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ या पारदर्शी है। आधुनिक काल में व्यक्तियों का महत्व बढ़ता गया और न्याय प्रणाली काफ़ी पारदर्शी हो गई है। इस पारदर्शिता में अभिव्यक्ति न्याय और सिद्धांत में होता है। प्राकृतिक न्याय यह गतिशील अवधारणा अर्थात इसे का अर्थ पूर्णतः सुनिश्चित न होकर समय के साथ बदलता रहता है। मोटे तौर पर इसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत क्या है, स्वीकार किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभियुक्त को निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। न्यायाधीश को निर्णय सुनाने से पूर्व दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। न्यायाधीश को निर्णय करने की प्रक्रिया में अपने व्यक्तिगत विचारों को आदर्शों या पूर्वाग्रहों के तटस्थ रहना चाहिए। निर्णय सुनाते समय सिर्फ निर्णय ही नहीं बताना जाना चाहिए, बल्कि वे कारण भी क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, जिन्होंने न्यायाधीश को निर्णय तक पहुंचाया है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। फिर देखते हैं न्यायिक सक्रियतावाद की धारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ जस्टिकल एडविजम। प्राकृतिक समय में न्याय सक्रियतावाद की चर्चा काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। इसका अर्थ है वो उस स्थिति से है जब न्यायपालिका आगे बढ़ चढ़कर काम करती है तथा विधायिका और कार्यपालिका के निश्चित किए गए कार्यों को भी दखल देने लगती है। भारत राज्य व्यवस्था में पिछले 20-30 वर्षों में न्याय सक्रियतावाद के बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। जनहित याचिकाओं के आधार पर बनाकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने कई आधारभूत निर्णय दिए हैं। अनुच्छेद 21 की मौलिक व्याख्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा आजकल कुछ न्यायाधीश पर्यावरण रक्षा के मुद्दे पर कई क्रांतिकारी महत्व के निर्णय दे रहे हैं। ऐसी न्यायपीठों को आजकल हरित पीठें भी कहा जाने लगा है। शासन प्रणालियों के प्रकार राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा यही है, किंतु सरकारों का शासन प्रणालियों में संरचना हमेशा एक सी नहीं रही है। शासन प्रणालियों में विभिन्न रूप देखे जाते हैं और आज भी देखे जा सकते हैं, और इनके वर्गीकरण के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। चलिए इनका वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी सी शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर राजतंत्र तानाशाही। जब राजा निर्वंकुश हो जाता है और जनता के बारे में उसे ख्याल नहीं रहती, अपने ऐश्वर्य से मान लीजिए, ऐसी भी बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से राजा को क्या कहा जाता है, तानाशाही। जब शासन वो क्या होता है, मतलब कि विधि से भी ऊपर होता है। जब शासन की संपूर्ण शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है, ऐसे शासन को राजतंत्र कहते हैं। कभी कभी जनता स्वेच्छाचारी या निरंकुश व्यवस्था के रूप में परिणत हो जाता है और शासक सेनाधिकारी की मनमानी चलने लगती है। इसी शासन व्यवस्था को अधिनायकत्ववाद या तानाशाही कहा जाता है। हालांकि यह ध्यान देना चाहिए कि तानाशाही अनिवार्यतः एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, यह कभी कभी किसी गुटों के हाथ में भी हो सकती है, ठीक है। अल्पतंत्र गुटतंत्र। जब शासन एक छोटे से समूह के हाथ में केंद्रित होता है तो ऐसे शासन को अल्पतंत्र या गुटतंत्र कहा जाता है। चलिए अब लोकतंत्र देखते हैं। हमारा भारत क्या है, लोकतंत्र है। जब शासन संपूर्ण जनता के हाथों में केंद्रित होता है तो ऐसे शासन को लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र या लोकशाही कहते हैं। समकालीन विश्व में अधिकांश देशों में
राज्य व्यवस्था लोकतंत्र के ढांचों पर ही कार्य करती है। कुछ ही देश ऐसे हैं जहां आज भी राजतंत्र कायम है। हाल ही में अरब देशों में जैसे लीबिया, सीरिया आदि घटी घटनाएं साबित करती हैं कि राजतंत्र जहां भी है वहां भविष्य क्या है, बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर देश की जनता अपने विवेक के अनुसार शासन क्या चाहती है, शासन प्रणाली चाहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर धर्मतंत्र। जब किसी सरकार की वैधता धार्मिक ग्रंथों पर टिकी होती है तो ऐसी शासन व्यवस्था को धर्मतंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ की जो भी कानून रूल रेगुलेशन है वो किस पे टिकी हो, धर्म पे, तो ऐसी व्यवस्था शासन व्यवस्था क्या कहेंगे, धर्मतंत्र। मोटे तौर पर यह तिब्बत वेटिकन सिटी की शासन प्रणालियों को इस वर्ग में रखा जा सकता है। ठीक है। राजतंत्र कभी कभी सत्ता स्रोत के व्यक्ति की शारीरिक या सैनिक ताकत में ही निहित होता है। यह व्यक्ति तब तक शासक रहता है जब तक कोई उसे अन्य व्यक्ति सत्ता क्या करे, छीन न ले। ऐसे शासन को क्या कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। ठीक है। कुलीन तंत्र, यह भी कहीं है। कहीं सामाजिक परंपराओं को आधार पर इस वंश का, चलिए इसका वर्गीकरण पहले देख लेते हैं। ठीक है। चलिए आप लोग बड़ा रहता तो नहीं दिखता, इसीलिए मैंने छोटा रहता तो नहीं दिखता, इसलिए मैंने क्या किया, बड़ा कर दिया। ठीक है। शासन प्रणालियों की प्रकार देखिए, शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पे। ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। तीसरा क्या है, शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पे। चलिए पहला देख लेते हैं, शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर राजतंत्र तथा तानाशाही, अल्पतंत्र या गुटतंत्र, लोकतंत्र। शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर धर्मतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या लोकतंत्र। ठीक है। फिर देख लेते हैं, शासन प्रणाली के संविधान समाप्त होने के आधार पर संविधानवाद या गैर संविधानवाद। अब देख लेते हैं ये नेक्स्ट है, 3 तो हम लोगों ने देख लिया, चौथा देख लेते हैं क्या है। शासन प्रणाली को व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर कितने हैं, भीड़ तंत्र, औसत तंत्र, धन तंत्र, निरंकुश तंत्र और गुण तंत्र, योग्यताएं तंत्र, वृद्ध तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। ये चैप्टर मैं सोच रही हूँ ख़त्म हो जाए क्योंकि लंबी चैप्टर है। वंश व उच्च कुल के लोगों राज्य की सत्ता अपने वर्ग तक सीमित कर लेते हैं। इस व्यवस्था को कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र कहा जाता है। प्राचीन यूनान तथा कई अन्य देशों में यह व्यवस्था प्रचलित। लोकतंत्र आधुनिक युग में आमतौर पर यह सभी देशों में सत्ता की वैधता का स्रोत जनता खुद होती है। वही तय करती है कि शासन कौन चलाएगा। ऐसी व्यवस्था क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। हमारे वहाँ क्या लोकतंत्र है। शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर संविधानवाद क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार समस्त शासन नियमों और कानूनों के एक समुच्चय के माध्यम से चलाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, समूह, समुदाय या संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती, बल्कि उसकी शक्तियाँ दायित्व संविधान के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। ऐसे शासन को आमतौर पर विधि का शासन कहा जाता है। आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियों संविधानवाद के दायरे में आती है। हालांकि भूतपूर्व सोवियत संघ और वर्तमान में चीन सरकारें उदार लोकतंत्र को स्वीकार न करने के बावजूद यह खास दृष्टि स्वयं को संविधानवाद बता रही हैं। गैर संविधानवाद किसे कहते हैं। ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। इसमें संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। राजतंत्र, सैनिक तंत्र और तानाशाही ऐसी प्रणालियाँ होती है। राजतंत्र में राजा का आदेश ही कानून होता है और राजा हर कानून से ऊपर होता है, जबकि
कानून राजा की शक्तियों को सीमित नहीं कर पाता। तानाशाही अधिनायक तंत्र में भी यह स्थिति होती है। नेक्स्ट देखते हैं शासन प्रणाली की व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। भीड़ तंत्र। इस व्यवस्था में राजनीतिक निर्णय के विवेकशील व्यक्तियों के समूह के हाथ में नहीं होता, बल्कि समाज के लोग भीड़ की तरह विवेकहीन तरीके से ऐसे निर्णय करते हैं। भावनात्मक आधारों पर चुनावों का मतदान किया जाना इसी का एक उदाहरण है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार विवेक से नहीं भावनाओं से संचालित होता है। ठीक है, औसत तंत्र देख लेते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि लोकतंत्र की सत्ता सबसे समझदार व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, बल्कि औसत दर्जे उन लोगों के हाथ में होती है जो जनता को वाक पटुता से प्रभावित, मतलब अपने बातों से, अपनी जो भी है मतलब जो वर्क करते हैं उसकी क्षमता, या फिर जो अपने भाव से प्रभावित कर ले जनता को। धन तंत्र किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इस व्यवस्था के शासक वर्ग में केवल धनी लोग ही शामिल हो पाते हैं, जैसे धन तंत्र नाम से स्पष्ट हो रहा है। कई देशों में लोकतंत्र की शुरुआत ऐसे मताधिकार प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिया जाकर सिर्फ अमीर वर्ग तक सीमित कर दिया गया था। यह धनतंत्र आज भी लोकतंत्र के व्यवहारिक चुनाव में वही लोग जीत पाते जो धनिक वर्ग से थे। ठीक है। निरंकुश राज्य, इसमें शासक वर्ग किन्हीं सीमाओं को न मानते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक शासन, आमतौर पर राजतंत्र, तानाशाही, अल्पतंत्र, निरंकुश तंत्र बनने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती रहती है, किंतु कभी कभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भी ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। गुणतंत्र या योग्यता तंत्र, यह एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार शक्ति दायित्व वितरित किए जाते हैं। इस प्रणाली में राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही में आने के लिए व्यक्तियों को मुक्त प्रतिस्पर्धा तथा जो उम्मीदवार सबसे अधिक योग्य होता है वही इस पद को उन्हें यह पद और प्रतिष्ठिता प्रदान की जाती है। समाज में वंचित वर्ग या गुणतंत्र का विरोध करते हैं, क्योंकि यह शताब्दियों का वचन और दमन के कारण इनकी क्षमताएं तुलनात्मक रूप से कम और दूसरी ओर सामाजिक या का ताकतवर वर्ग या प्राय गुणतंत्र या समर्थक होता है, क्योंकि वंचित वर्गों की तुलना में उसे अपनी क्षमताओं को विकसित करने से ज़्यादा अवसर प्राप्त होता है। वृद्ध तंत्र, यह शासन व्यवस्था में शासन के सर्वोच्च पदों पर आसीन होने का मौका वृद्ध व्यक्तियों को ही मिलता है। परंपरागत समाजों में ऐसी अधिक आयु को परिपक्वता का प्रमुख लक्षण माना जाता है। इस तरह की व्यवस्था को प्राय देखने को मिलती है, जहां आधुनिक समाजों में राजनीतिक शक्ति युवा लोगों को देने की मानसिकता ज़्यादा दिखाई पड़ती है। चलिए देख लेते हैं शासन की प्रणालियों के अन्य प्रकार। इस प्रणाली का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टि से भी किया जा सकता है। इसके दो प्रमुख आधार क्या हैं, निम्नलिखित है। चलिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है। शासन प्रणाली के क्या हैं प्रकार। केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर, कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर। चलिए पहला देख लेते हैं क्या है, केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पे। परिसंघात्मक प्रणाली, दूसरा संघात्मक, तीसरा है एकात्मक प्रणाली। कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर कौन कौन से हैं, दो, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र तथा प्रांतों के संबंध के आधार पर परिसंघात्मक प्रणाली। परिसंघ का अर्थ होता है वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का न तो महत्व होता है और न ही स्वतंत्र अस्तित्व। विविध स्वतंत्र राज्य या प्रांत मिलकर एक समझौता कर लेते हैं कि कुछ विषय में विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा या संचार आदि का प्रशासन वे लोग मिलकर करेंगे, और इसके लिए केंद्रीय शासन की व्यवस्था बनाई जाती है। प्रांतों में का निर्माण
इकाइयों को यह स्वतंत्रता हमेशा रहती है कि यदि वे चाहे तो परिसंघ से पुनः अलग हो सकता है। स्पष्ट ऐसी व्यवस्था परिसंघ या केंद्रीय ढांचे को विनाशी होता है, किंतु जो प्रांत या राज्य से मिलकर इसे बनाते हैं वे अविनाशी होते हैं। इसलिए अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन भी कह दिया जाता है। भूतपूर्व सोवियत संघ सिद्धांत एक परिसंघ ही था जो स्वतंत्र राज्यों से मिलकर बना था। हालांकि साम्यवादी शासन के दौरान व्यावहारिक तौर पर राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं थी। सोवियत संघ को टूटने के बाद उन सभी राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व में आ जाना उसके परिसंघ होने का ही प्रमाण है। अब वे सभी स्वतंत्र राज्यों को राष्ट्रीय कुल के रूप में जुड़े हैं। यह संगठन यूरोपियन यूनियन की तरह एक ढीला ढाला सा संगठन है, जिसे औपचारिक दृष्टि से परिसंघ भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ था तो वह परिसंघ के रूप में विकसित हुआ था, किंतु आगे चलकर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के कुछ क्रांतिकारी निर्णयों से राज्यों को अलग होने का अधिकार खत्म हो गया। इसलिए अब अमेरिका परिसंघ न होकर क्या है, केवल संघ है। संघात्मक प्रणाली फेडरल सिस्टम। संघात्मक व्यवस्था में परिसंघ की तुलना में कुछ कम लचीली यह व्यवस्था कई स्वतंत्र राज्यों आपसी समझौते के तहत निर्मित, किंतु समझौते के निर्माण इकाइयों को भी यह हक नहीं होता कि वे संघ से अलग होने का फैसला कर सके। इसलिए संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्य का अविनाशी संगठन कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका आज के समय में संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब कि वहाँ के जो भी राज्य हैं अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह छोटे मतलब कि कई राज्यों का संघ है। ऐसे अन्य उदाहरणों में जर्मनी, स्विट्जरलैंड को रखा जाए। ध्यातव्य है स्विट्जरलैंड का नाम स्विस परिसंघ है, किंतु वास्तविक रूप से यह एक संघ ही है, क्योंकि किसी भी कैंटन को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। एकात्मक प्रणाली। इस व्यवस्था में केंद्र को ही महत्व मिलता है, प्रांतों को नहीं। आमतौर पर छोटे देशों में जहां केंद्रीय शासन पूरे देश की व्यवस्था का संचालन करने में समर्थ होता है, ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। ऐसी व्यवस्था में राज्यों या प्रांतों को कोई विशेष अधिकार नहीं होता, न ही उनके पास निश्चित शक्तियाँ। उन्हें सिर्फ केंद्रीय शासन द्वारा सौंपे गए कार्य ही करने होते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र चाहे तो राज्यों की सीमाओं को बदल सकते हैं, उनके नाम बदल सकते हैं, राज्यों को निर्मित या पुराने राज्यों को नष्ट भी कर सकते। इसलिए एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। ब्रिटेन इस प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। फ्रांस इस राजनीतिक प्रणाली में एकात्मक ढांचे पर क्या आधारित है। परिसंघात्मक या संघात्मक प्रणालियों की विशेषता। इनमें राज्यों या प्रांतों का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि केंद्रीय शासन राज्यों की सहमति और समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। राज्य और केंद्र के माध्यम से शक्ति और दायित्व का वितरण अस्पष्ट रूप में होता है, क्योंकि इसी के आधार पर राज्य और केंद्रीय के मध्य समझौता होता है। संविधान की सर्वोच्चता परिसंघात्मक व संघात्मक प्रणालियों की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि ये संघ की स्थापना संविधान के लिखित दस्तावेज के आधार पर ही होता है। यदि वे सर्वोच्चता हासिल न हो तो संघ व इकाइयों के बीच समझौते विश्वसनीय नहीं रह जाता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की व्याख्या के मामले में न्यायपालिका को सर्वोच्चता का सिद्धांत इन प्रणालियों की अनिवार्यतः स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो संविधान केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण करता है, उसकी समुचित व्याख्या को लेकर कई विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, और उन विवादों के निपटारे के लिए न्यायालय की सर्वोच्चता सिद्धांत को मानना भी जरूरी हो जाता है। वो था क्या था वो परिसंघात्मक तथा संघात्मक की विशेषता। नेक्स्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। परिसंघात्मक तथा संघात्मक शासन प्रणाली के क्या लाभ हैं।
यदि समाज में जाति धार्मिक क्षेत्र वैविध्य हो तो वैविध्य के अनुसार राजनीतिक प्रणाली का गठन करना आसान हो जाता है। इससे राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वतंत्रता दोनों व्यवस्थाओं को लाभ एक साथ उपलब्ध होते हैं। केंद्रीय सरकार को सारे छोटे दायित्व से मुक्ति मिल जाती है और अपना पूरा ध्यान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर केंद्रित कर पाती है। यदि कभी कोई राजनीतिक प्रयोग करना हो तो पहले उसे कुछ प्रांतों के स्तर पर करके और उसके परिणामों की समीक्षा करके धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया में प्रयोगों की विफलता का खतरा काफ़ी कम रह जाती है। ठीक है, 1 मिनट। परिसंघात्मक तथा संघात्मक प्रणालियों की हानियाँ। इन दोनों शासन प्रणालियों में कुछ दोष भी विद्यमान हैं, जैसे इसमें दोहरे शासन तंत्र की वजह से न सिर्फ ज़्यादा खर्च आता है बल्कि प्रशासन का ढांचा भी अत्यंत जटिल हो जाती है। केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के मध्य अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहे, जो देश की शासन प्रणाली के लिए नुकसानदेह सिद्ध होते हैं। जब किसी राज्य में ऐसे दल की सरकार बनती है जो केंद्र सरकार बनने वाले दल का विरोध होता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। कई बार राज्य सरकारों को जानबूझकर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध अपनी जनता को भड़काती है और क्षेत्रवाद प्रवृत्तियां उभरती हैं तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। कई बार केंद्र सरकार उन राज्यों के विकास पर ज़्यादा बल देने के लिए बात हो जाते हैं जहां अपने दल या किसी सहयोगी दल की सरकार होती है, जबकि विरोधी दल की सरकारों द्वारा शासित राज्य केंद्र के असहयोगी रवैये के कारण प्रतिस्पर्धा में बिछड़ जाते हैं। इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली पर अक्सर संतुलित विकास का आरोप लगाया जाता है। संघात्मक प्रणाली की विशेषता। एकात्मक प्रणाली के अंतर्गत पूरे देश के लिए एक ही सरकार काम करती है। कार्यपालिका विधायिका के स्तर पर केंद्र और राज्यों समांतर ढांचा नहीं पाया जाता। इसका अर्थ यह है कि उन देशों में छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं होती हैं, वे होती हैं किंतु उन्हें सरकार के नियंत्रण में ही काम करना होता है। केंद्र सरकार अपनी इच्छा से स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत राजनीतिक विकेंद्रीकरण कर सकती है, किंतु वह विकेंद्रीकरण भी स्थानीय इकाइयों का संवैधानिक अधिकार न होकर केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यों का परिणाम होता है। इंग्लैंड की शासन प्रणाली इसी ढांचे पर आधारित है। इस प्रणाली में स्वाभाविक तौर पर न तो संविधान का उतना महत्व होता है और न ही न्यायपालिका की वैसी सर्वोच्चता इतिहास होती है जैसे संघात्मक ढांचे में। एकात्मक प्रणाली के लाभ। इसका लाभ मुख्यतः ऐसे देशों में दिखाई पड़ते हैं जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल कम, जनसंख्या सीमित है तथा समाज में बहुत अधिक जातीय धार्मिक वैविध्य न हो। इंग्लैंड में ये ऐसा ही देश है, इसलिए वहाँ यह प्रणाली खास सफल है। यह प्रणाली के लाभों में पहला लाभ यह है कि इसमें शासन खर्च कम आता है। दूसरा लाभ यह है कि इसमें कार्य जटिलता को काफ़ी कम रह जाती है, क्योंकि केंद्र तथा राज्यों के लिए न तो अलग अलग चुनाव कराने पड़ते हैं, न ही पृथक आधिकारिक तंत्र की जरूरत पड़ती है, और न ही केंद्र और राज्यों की आपसी विवादों का कारण न्यायालयिक प्रक्रियाओं में बहुत सा धन और समय व्यर्थ होता है। इसका तीसरा लाभ प्रक्रियाओं में बहुत साधन और समय व्यर्थ। इसका तीसरा लाभ यह है कि इससे चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के अलावा सभी क्षेत्रों को संतुलित विकास की भी सद पाता है। एकात्मक प्रणाली की हानियाँ। इसमें सरकार और व्यक्तियों के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि स्थानीय स्थानीय स्तर
स्तर की नीतियाँ और योजनाओं का निर्धारण भी बहुत ऊंचे स्तर से होता है। दूसरी सीमा यह कि निर्णय करने वाले चूंकि बहुत दूर से स्थानीय समस्याओं को देख पाते, इसलिए कई बार समस्याओं को ठीक से न समझ पाने के कारण समुचित समाधान नहीं हो पाता। तीसरा नुकसान यह है कि व्यक्ति और शासन के बीच अत्यधिक दूरी होने के कारण अधिकारी तंत्र की भूमिका बढ़ जाती है और लाल फीताशाही जैसे प्रवृत्तियाँ प्रभावी होने लगती हैं। भारत की प्रणाली, भारत के शासन निर्माता को यह बात ठीक से समझते थे, ठीक है, कि इन दोनों प्रणालियों को काफ़ी हद तक कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ क्या है, गंभीर नुकसान है। इसलिए उन्हें भारत की विशिष्ट ज़रूरतों को समझते हुए क्या किया, बीच का रास्ता निकाला जिसमें दोनों हो, एकात्मक भी हो संघात्मक भी हो, जिसमें शासन का स्वरूप समात्मक संघात्मक और किंतु किसी भी समय संकट के समय, ठीक है, किसी भी समय नहीं, किसी संकट के समय क्या होता है, एकात्मक रूप धारण कर लेता है, ठीक है। कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों की दृष्टि से शासन प्रणाली को दो प्रकार की हो सकती हैं, संसदीय प्रणाली तथा अक्षय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का यह सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्रिटेन, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। संसदीय प्रणाली की विशेषता, इसमें कार्यपालिका और विधायिका के से स्वतंत्र नहीं हो पाती, बल्कि विधायिका में जिस दल से आधे अत्यधिक सदस्य का समर्थन हासिल होता है, उसी दल का एक प्रतिनिधित्व समूह मंत्रिपरिषद के रूप में कार्यपालिका बन जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था भी इसी प्रणाली पर आधारित है। संसदीय प्रणाली के राज्य अध्यक्ष का महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक या नाम मात्र का होता है, जैसे कि ब्रिटेन में महारानी या महाराजा का जो पद होता है। इसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता। उदाहरण ब्रिटेन के राजा वही बता रहे थे, या भारत के राष्ट्रपति की भूमिका प्रतीकात्मक ही रहती है। शासन प्रणाली में विधायिका आमतौर पर दो सदनों में विभाजित होती है और निम्न सदन और उच्च सदन होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। निम्न सदन जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और उच्च सदन क्या होते हैं, नॉमिनेट, मतलब कि वो भी नॉमिनेट किए जाते हैं। प्रतिनिधित्व देने के लिए एक ऐसे गणमान्य नागरिकों तथा विद्वानों को संसद बनाने के लिए किया जाता है जो निर्वाचन सामान्य प्रक्रिया में या तो रुचि नहीं लेते या व्यवहारिक राजनीतिक सहजता महसूस नहीं करते। देखिए, संसदीय प्रणाली में विधानमंडल का कार्यपालिका निश्चित तो होता है। कुछ राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल को यह हक होता है कि यदि वह चाहे तो राज्याध्यक्ष को विधानमंडल भंग करने की सलाह देकर चुनाव को आयोजित करवाएं, ठीक है। संसदीय प्रणाली के कुछ लाभ भी हैं। चलिए इसके लाभ देख लेते हैं, किसके, संसदीय प्रणाली की, ठीक है।